नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मई से आप सभी का क्लास 11th का एग्ज़ाम है, तो उसी को देखते हुए आज हम अर्थशास्त्र के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9th से लेकर के 12th तक के हर पाठ्य सामग्री की वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन कुछ यहाँ पर है वो चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है परिचय। इससे सवाल है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। आपको पता होगा कि एडम स्मिथ ने बोले थे अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और यही एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी है। इनकी पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है, जो 1776 में आई थी, याद रखिएगा। आगे है सांख्यिकी माध्ययों का विज्ञान है। यह परिभाषा कितनी दी थी, तो यह जो है आपका A.L. बावले होगा। यहाँ पर बावले दिए थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है, और यह बात आपका A.L. बावले ने बोले थे, याद रखिएगा। जहाँ बोलेगा माध्य का विज्ञान, जहाँ बोलेगा गणना का विज्ञान, ये दोनों बात जो है आपका बावले महोदय ने बताए थे। सवाल आगे है, अर्थशास्त्र में दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है। तुमको पता है कि रॉबिन्स महोदय जो है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिए थे, और इन्होंने क्या बोले थे कि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, इसलिए इन्होंने जो है सो अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान भी कहे थे, याद रखिएगा। चयन का विज्ञान कौन बोले थे, तो रॉबिन्स महोदय। आगे है सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं, तो गॉटफ्राइड आकिन्वाल को। और जो सांख्यिकी है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, और यह जो है आपका स्टैटिक्स का बहुवचन है। स्टैटिक का यह बहुवचन है, और यह आपका लैटिन भाषा के स्टेटस, और अगर बात करेंगे हम लोग जर्मन भाषा को तो स्टैटिस्टिक, और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टिक्सा से मिलके बना हुआ है, याद रखिएगा। फिर से रिवीजन करते हैं। तो जो आपका स्टैटिक्स है, लिख देते हैं स्टैटिक्स, यह जो है आपका वो स्टैटिक का बहुवचन है। स्टैटिक का क्या है, बहुवचन है। और जो आपका स्टैटिक्स है यह आपका लैटिन भाषा के स्टेटस, ठीक है, इटालियन के स्टेटिस्टा, और जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आगे है सांख्यिकी का शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है सही है। आगे है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है वो व्यवसायियों के द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, अर्थात मेरा इनमें से सभी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे, तो पीसी महालनोबिस जो है तो अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने जो है से भारत में सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इन्हीं के जन्म दिवस के स्थान पर 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस ने ही तैयार किए थे। आगे है सांख्यिकी, तो यह जो है सो तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल तथ्यों को स्पष्ट करती है। आगे है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ। आगे है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका जो है वो पीगू महोदय का है। मेरा उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे है सांख्यिकी से आशय है, तो यहाँ पर जो है सांख्यिकी शासक समय और सांख्यिकी विधियाँ दोनों से है, ठीक है। आगे है अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह बात कौन बोले थे, तो मार्शन महोदय। आगे है अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यह जो है सो
आपका आधुनिक परिभाषा विकास केंद्रित है और इसके प्रस्तावक कौन है, तो सैमुअलसन महोदय। आगे है सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। इसका महत्व हम देखते हैं कि प्रशासन में इसका महत्व है, ठीक है, व्यवसाय में इसका महत्व है, विज्ञान अनुसंधान में इसका महत्व है, यानी इसका महत्व इनमें से सभी में है। आगे है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये बताएं अभी हम, एडम स्मिथ। आगे है अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आगे है सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिक्स कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के किस शब्द से हुई, तो जर्मन में इसकी भाषा जो है वो स्टैटिक्स में हुई है, यानी स्टैटिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे है निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है, तो समष्टि और व्यष्टि दोनों आपका आर्थिक क्रिया की शाखा है, क्योंकि दोनों में हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आगे है एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी, तो यह आपका 1776 में आई थी। सवाल आगे है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया है, तो उपभोग वितरण उत्पादन में से सभी आपका जो है वो आर्थिक क्रिया है। आगे है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा था, तो यह बात जो है वो मार्शल महोदय ने बोला था। चूँकि हम जानते हैं कि हमारा एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, इसलिए इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है। साथ ही इन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बताया है। आगे है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका जो है वो रॉबिन्स महोदय का आगे है। आगे मेरा है सवाल अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई थी, तो कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई थी। आधे चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है आंकड़ों का संग्रह। तो आगे है द्वितीय समक होते हैं, तो द्वितीय समक आपका जो है वो प्रकाशित आंकड़ा होता है। कौन होता है आपका, प्रकाशित आंकड़ा। देखिए आपको लिखा हुआ उत्तर में प्रकाशित आंकड़ा। आगे है निम्न में से निर्देशन विधि के क्या लाभ है, तो निर्देशन को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग, याद रखिएगा सैम्पलिंग। और इसमें क्या होता है मितव्ययता, इसको बोलते हैं कम खर्चीली, वैज्ञानिक भी है, शीघ्र निष्कर्ष भी निकलता है, और इनमें से सभी मेरा सही आंसर है। आगे है निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के लाभ है, तो जिसका मुख्य जो लाभ है वो है शुद्धता, इसमें कोई भी त्रुटि हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर जाके हम खुद से सर्वे करते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान करते हैं। आगे है भारत में प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है, तो भारत में जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल के बीच में होती है। आगे है एक व्यक्ति जो आंकड़े का संग्रह करता है उसे कहते हैं, तो ऑप्शन के मुताबिक इसे गणनाकार कहते हैं, लेकिन इसका अन्य नाम जो है वो अन्वेषक भी होता है, प्रेक्षक भी होता है, अनुसंधानकर्ता भी होता है, और एक और नाम इसका प्रगणक भी हम लोग कहते हैं। इस सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आगे है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समग्र को कहते हैं, तो यह आपका जो है सो हम यह संकलित कर रहे हैं, और संकलित आंकड़ा पे क्या होता है, तो प्राथमिक आंकड़ा होता है। आगे है प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो यह जो है सो आपका अनुसंधान द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है। आगे है यदि समय में से कुछ चुनी हुई इकाई का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो यहाँ बात कर रहा है कुछ चुनी हुई इकाई का, सबका अध्ययन नहीं करते, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिदर्श अनुसंधान, ठीक है। आगे है संगणना विधि है, संगणना विधि क्या होता है, तो जहाँ पर आपका क्षेत्र बड़ा हो, ठीक है, और वहाँ सभी इकाई में समरूपता न हो, सभी इकाई का अलग अलग आंसर आने की संभावना होती है, तो वहाँ संगणना विधि का उपयोग करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेंसस इंग्लिश में, ठीक है, सेंसस मेथड। आगे है समग्र का सभी इकाई को प्रतिदर्श में चुने जाने की समान अवसर होती है, तो यह होता है आपका देवदर्शन में। देवदर्शन को हम लोग लॉटरी विधि भी कहते हैं, लॉटरी मेथड भी कहते हैं। आगे है द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम केवल जो है वो प्रकाशित आंकड़ों को लेते हैं। आगे है
समग्र की प्रति इकाई का अध्ययन करते हैं तो हम करते हैं संगणना या सेंसस मेथड में। आंकड़े के स्रोत हैं तो दो स्रोत हैं यहाँ पर, प्राथमिक और द्वितीयक। आगे है प्राथमिक संगणक होते, प्राथमिक आपका मौलिक और संकलित दोनों होता है। आगे वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता उसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुसंधानकर्ता। यानी जो व्यक्ति यहाँ पर अनुसंधान कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनुसंधानकर्ता। आगे है प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नावली का प्रयोग हम लोग सर्वेक्षण प्रक्रिया में करते हैं। आगे है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, इसके गुण में आपका सभी आता है, सरलता भी होती है, प्रश्नों की सीमित संख्या भी और प्रश्नों का उचित क्रम भी। आगे है डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है। जहाँ पर तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम डाक द्वारा प्रश्नों को भेज रहे हैं, वही संभव है जहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं, अर्थात सूचक यहाँ शिक्षित होते हैं, वहीं पर ये लागू हो सकता है। आगे है प्राथमिक समग्र अनुसंधानकर्ता प्राप्त करता है तो यह जो है आपको स्वयं आंकड़े को प्राप्त करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर समग्र को हम लोग आंकड़े या डाटा भी कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आगे है समाचार पत्र किस प्रकार आंकड़ों का स्रोत है, समाचार पत्र आपका द्वितीय आंकड़ों का स्रोत है, क्योंकि वहाँ पर आंकड़े आपको प्रकाशित रूप से मिलता है। आगे है प्रकाशित आंकड़े होते हैं तो प्रकाशित आपका होते हैं द्वितीय आंकड़े। आगे है आंकड़े का सरकारी स्रोत है तो यह होगा आपका आर्थिक और जनगणना रिपोर्ट, यह आपका जो है वो आंकड़े का सरकारी स्रोत है। आगे है जो समग्र अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं तो यह होता है आपका प्राथमिक। क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा अनुसंधान करता है बेचारा स्वयं जाके ला रहा है, उससे बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। द्वितीय का होता है जो कहीं से भी हम उठा के ले आते हैं प्रकाशित आंकड़ों को, ठीक है। आगे तुम्हारा अच्छा न्याय दर्शन आधारित होता है, जो अच्छा न्याय दर्शन होता है वो दैव दर्शन जिसको बोलते हैं लॉटरी विधि, इसी पर आधारित होता है। आगे है अनुसंधान की विधियां हैं तो अनुसंधान की दो विधियां हैं, कौन कौन है, सेंसस और सैंपलिंग, संगणना और प्रतिदर्श, ठीक है। आगे है जनगणना अनुसंधान है तो जनगणना में हम जो है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, यानी यह आपका जो है सो सेंसस मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है निम्न में से निर्दर्शन का एक कौन सा प्रकार नहीं है, तो दोगुना प्रतिजयन जो है वो आपका निर्दर्शन का प्रकार नहीं है। आगे है संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है, तो संगणना विधि जो है सो विजातीय समूह के लिए। विजातीय का होता है कि जहाँ पर जो से अलग अलग जाति के डाटा हमको मिल सकते हैं, जिससे हम किसी का नाम पूछेंगे तो नाम में क्या होगा, हमको पता है कि हर व्यक्ति का नाम अलग अलग, हमको अलग अलग डाटा मिलेगा, तो वहाँ पर हम संगणना विधि का उपयोग करेंगे। सजातीय में क्या होता है, जहाँ आपको सभी समान जाति के मिलेंगे, जब हमको किसी का पूछना है क्लास की आप कौन से क्लास में पढ़ते तो हमको पता है सभी का जो सेंसर समान होगा, तो वहाँ पर हम फिर सजातीय आंसर होगा, और सजातीय के लिए हम करेंगे उपयोग किसका, तो सैंपलिंग मेथड का। लेकिन जहाँ पर आपका विजातीय समूह मिलेगा, जहाँ आपको आंसर अलग अलग मिलने की संभावना होगी, वहाँ पर फिर हम संगणना विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ सवाल हम सभी व्यक्ति से करेंगे। आगे है लॉटरी विधि से इकाई का चयन किया जाता है, तो इसका जो है चयन दैव दर्शन में किया जाता है। ट्रिक यहाँ देखिए, दैव का अर्थ होता है भगवान, ठीक है, और लॉटरी में हम लोग भगवान पुरुष रहते हैं, अर्थात दैव दर्शन को लॉटरी विधि भी कहते हैं। आगे है NSS नेशनल सैम्पलिंग सर्वे की स्थापना होती है, तो इनकी स्थापना होती है 1969 में। आगे है जनसंख्या की विशेषता है, इसमें व्यापकता भी होती है, नियमितता भी होती है और निश्चित क्षेत्र भी होता है, अर्थात इसमें जो से आपका इनमें से सभी सही आंसर है। आगे है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है, तो यह आप करता है आपका NSS नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे है औद्योगिक समूह का संग्रह होता है, तो यह करता है आपका NSS द्वारा। हमको पता है कि जो NSS वो है वो भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, औद्योगिक दर, सारा कौन सर्वे कर रहा है, तो NSS। एक आता है आपका
सेंसस ऑफ इंडिया, यह जो से भारत में जनगणना करवाती, याद रखेगा। आगे है सांख्यिकी के पिता कौन है, तो गॉडफ्राई आकेनवाल। सवाल आगे है कि सांख्यिकी लैटिन के शब्द से मिलकर बना है, तो सांख्यिकी लैटिन के स्टेटस से मिलकर बना है। आगे है सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा था, तो यह बात आपका टिप्पेट महोदय ने बताई थी। आगे है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसने कहा, तो A.L. बाउले ने कहा। आगे है एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ है, तो एक वचन में इसका अर्थ होता है आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन। क्योंकि यहाँ पर हम हर काम एक बार कर रहे हैं और एक वचन का अर्थ नहीं होता है केवल एक। बात करेंगे बहुवचन में, तो बहुवचन में क्या होता है कि आंकड़ों या समूहों का समूह, जहाँ तुम्हारा बात करेगा समूह की, संख्यात्मक मान का, संख्यात्मक तथ्य का, ये सारे आपके जो है वो बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ होगा। आगे है अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, तो अर्थशास्त्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के आंकड़े का प्रयोग करते हैं। आगे है संसाधन का प्रयोग हो सकता है, तो संसाधन का प्रयोग हम लोग वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं। आगे है आर्थिक समस्या का हल करने तथा उसे विश्लेषण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं। आगे है आंकड़ों के स्रोत हैं, तो दो स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीय। आगे है प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े आपका जो संकलित एवं मौलिक दोनों होते हैं। आगे है द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं, तो द्वितीय आंकड़े आपके प्रकाशित होते हैं। आगे है प्राथमिक आंकड़े को संकलित करने वाला कहलाता है, तो इसे अनुसंधान करना, गणक, अन्वेषक, अपरेक्षक कुछ भी कर सकते हैं। आगे है किस प्रकार के आंकड़ों के सत्यता एवं विश्वसनीयता की जिम्मेवारी अन्वेषक पर होती है, तो प्राथमिक आंकड़े। आगे है सांख्यिकी में समष्टि का अर्थ है, तो सांख्यिकी में समष्टि का अर्थ है अध्ययन क्षेत्र। आगे है अनुसंधान की विधियां हैं, तो अनुसंधान की यहाँ पर आपकी दो विधियां हैं, संगणना और प्रतिदर्श। आगे है परिमित या संरचित प्रश्नों में विकल्प की संख्या होती है, तो इसमें विकल्प की संख्या आपकी 2 होती है। आगे है प्रतिदर्श का अर्थ होता है, तो प्रतिदर्श का अर्थ आपका नमूना होता है। आगे है मेरा कि प्रतिदर्श के लिए आवश्यक तत्व है, तो प्रतिदर्श के लिए आवश्यक तत्व प्रतिनिधित्व और पर्याप्तता दोनों है। आगे है न्यायादर्श या प्रतिदर्श के आकार बढ़ने पर न्यायादर्श की त्रुटि, तो यह आपका घटने लगती है। आगे है एक अच्छा न्यायादर्श किस पर आधारित रहता है, तो यह आपका दैव दर्शन पर आधारित रहता है। आगे है किस प्रकार के अनुसंधान में समग्र इकाई का अध्ययन करते हैं, तो संगणना में। आगे है संगणना विधि किसके लिए उपयुक्त है, तो यह आपका विजातीय समंग के लिए उपयुक्त है। आगे है समग्र के छोटे भाग को क्या कहते हैं, तो इसे प्रतिदर्श या न्यायादर्श कहते हैं। आगे है प्रतिदर्श सर्वेक्षण के क्या लाभ हैं, इसमें कम खर्चा होता है, कम समय लगता है और कम परिगणना की आवश्यकता पड़ती है। आगे है भारत की जनगणना कौन करवाता है, तो भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया करवाता है। आगे है सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर सर्वेक्षण कौन करता है, तो सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है। आगे है 2011 के अनुसार भारत की लिंग अनुपात कितनी है, तो यह आपका 943 है। आगे है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो यह आपका कोलकाता में स्थित है। आगे है NSSO के कितने प्रभाग हैं, तो इसके प्रभाग 4 हैं। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत की परिजनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। आगे है भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे है सर्वेक्षण की किस विधि द्वारा उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं, तो व्यक्ति साक्षात्कार या टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा हम उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं। आगे है चर कितने प्रकार है, चर के यहाँ पर 2 प्रकार हैं, विविक्त और सतत। विविक्त को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रेट और सतत को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस। थोड़ा सा बता देते हैं हम। विविक्त क्या बोलते हैं, डिस्क्रेट। डिस्क्रेट में क्या होता है, जिसका मान आपका पॉइंट में नहीं आएगा, और सतत में कंटिन्यूअस, जिसका मान आपका पॉइंट में आ सकता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, छात्र की संख्या, मेरा क्या होगा ये
विविधता होगा। क्यों? क्योंकि छात्र का मान कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। कभी भी बढ़ा छात्र 3.5 छात्र नहीं बोल सकता, हमेशा उसका मान पूर्णांक में आता है। बात करें वजन का, तो मेरा वजन पॉइंट में आ सकता है, अर्थात वजन मेरा सतत चर है। याद रहेगा, विविधता को डिस्क्रीट, सतत को कंटिन्यूअस। आते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का संगठन। देखते हैं यहाँ पर है समग्र के छोटे भाग को कहते हैं। तो समग्र के छोटे भाग को हम निर्दर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा चर खंडित है। आगे खंडित जिसको हम लोग विविक्त या डिस्क्रीट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका छात्रों की संख्या खंडित चर है जिसको डिस्क्रीट या विविक्त चर बोलते हैं। आगे है तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की योजना है। तो जहाँ उसको हम क्रमबद्ध करेंगे, याद रखिएगा, जहाँ तुम्हारा बात करें क्रमबद्ध को, वे मेरा होता है वर्गीकरण। आगे है जब निचली और ऊपरी दोनों सीमा पर विचार करते हैं जैसे वर्ग कहलाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समावेशी श्रेणी। समावेशी की पहचान है जिसे हम बोलेंगे 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो मेरा प्रथम पद है उसका अंतिम और सेकेंड का शुरुआत पद में आपका 1 का अंतर है। और इसमें हम जो इसे दोनों पद विचार करेंगे, यानी 5 को भी लेंगे तो 9 को भी लेंगे, या 10 को भी लेंगे तो 14 को भी लेंगे, या 15 को भी लेंगे तो यहाँ 19 को भी लेंगे। अर्थात इसमें जो इसे हम दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं, इसे बोलते हैं समावेशी श्रेणी। आगे है कॉलम और पंक्ति के रूप में आंकड़े को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं जिसे बोलते हैं सारणीकरण। जहाँ तुम्हारा कॉलम और पंक्ति आ गया उसको हमको आंख मूंद के मारना है सारणीकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सारणी बनावट के आधार पर है। तो पता है आपको बनावट के आधार पर सारणी का 2 रूप है, सरल और जटिल। तो इसमें आपको सरल तो नहीं, तो आपको जटिल यहाँ पर सही आंसर है। आगे है सारणी के प्रारूप है, यह सारणी संख्या भी होता है, मुख्य टिप्पणी भी होता है, शीर्षक भी होता है, अर्थात मेरा इनमें से सभी सही होगा। आगे है संरचना के आधार पर श्रेणी का नाम बताइए। आ गया यहाँ पर संरचना के आधार पर श्रेणी का 3 रूप था, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, खंडित डिस्क्रीट, सतत कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर केवल आपको सतत था, सतत आपका यहाँ पर सही आंसर है। हाँ, संरचना के आधार पर आपका श्रेणी का 3 रूप है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, आगे है कृत्रिम आधार पर रेखा। तो क्या होता है यहाँ पर, तो बिंदु रेखीय चित्रण को स्पष्ट करती है तथा उसे आकर्षक बनाती है। आगे होता है बहुगुण सारणी में होता है। हम बताए थे कि सारणी को गुण के आधार पर हम बांटते हैं 2 या 3 भागों में, एक गुण, द्विगुण या बहुगुण, या फिर एक गुण या बहुगुण। बहुगुण में क्या होता है कि जहाँ पर हम को 2 से अधिक विशेषता देखने को मिलती है, यानी जहाँ पर आपको बहुत सारे गुण देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पर बहुत विशेषताएं मेरी सही हो जाएगी। आगे है 2 चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग द्विचर वितरण कहते हैं। आगे है सारणीकरण का आधार है, तो सारणीकरण का आधार आपका वर्गीकरण, चूंकि वर्गीकरण से ही हम सारणीकरण की शुरुआत करते हैं। आगे है किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है उसे मद को कहते हैं, तो उस मद को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आगे है सारणी परिणाम है, तो सारणी जो है सो सारणीयन का परिणाम है। आगे है निम्न श्रृंखला 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 कौन श्रृंखला में है, तो यह आपका समावेशी श्रृंखला में है। आगे है वह सांख्यिकी श्रेणी जिसमें एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है कहा जाता है, तो इसे हम लोग जो है अपवर्ज्य श्रेणी कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे 10 से 20, 20 से 30। क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा है, इसे दोनों बराबर है, इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी। आगे है एक दिए गए विस्तार विशेष के अंतर्गत सभी संभव मूल्य को लेने वाले सांख्यिकी श्रेणी को कहते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग सतत श्रेणी। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे 1 से 2, तो 1 से 2 के अंतर्गत जो भी आपका आएगा इसमें हम लोग दोनों की
सभी संभव मूल्यों की संभावना को ले सकते हैं। ठीक है, हम बताए थे यहाँ पर कंटिन्यूअस की पहचान ही है कि जहाँ पर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस या सतत श्रेणी। आगे है समय अनुसार वर्गीकरण में आंकड़ों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो समय अनुसार में आपका समय ही वर्गीकरण का आधार होता है। आगे है वर्गीकरण आंकड़े को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो इसमें हम जो ऐसे वर्गीकरण में इसको हम विभिन्न वर्गों में समान तथ्यों के समूहन करते हैं। ठीक है, आगे है आपका भौगोलिक वर्गीकरण का आशय आंकड़ों के वर्गीकरण से है। तो भौगोलिक में हम जो है सो स्थान के अनुसार आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं। आगे है एक वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग वर्ग सीमा। क्या बोलते हैं वर्ग सीमा, इसको आई या फिर हम लोग एच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है L2 माइनस L1 पढ़े होंगे। आगे है शीर्षक के ठीक नीचे लिखा जाता है। तो शीर्षक के ठीक नीचे हम लोग मुख्य नोट को लिखते हैं जिसे हम लोग उप शीर्षक भी कहते हैं। आगे है एक सारणी के स्तंभ को दिए जाने वाला शीर्षक को कहते हैं। तो यहाँ पर स्तंभ के शीर्षक को क्या कहते हैं, स्तंभ शीर्षक। आगे है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो यह आपका उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत के बराबर होता है। हम लोग पढ़े होंगे यहाँ पर एक से निकालते होंगे। तो क्या था L1 प्लस L2 बाय 2 यानी दोनों का एवरेज निकाल रहे हैं। आगे है वर्गीकरण सूचित करता है। तो यह जो है से वर्गीकरण समय की समानता और समय की असमानता को सूचित करता है। आगे है किसी सारणी का मुख्य अंग है। इसका मुख्य अंग जो सारणी भी है, शीर्षक भी है, टिप्पणी भी है और सारणी संख्या भी। इनमें से सभी मेरा सही आंसर है। आगे है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आंकड़े को क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। आगे दूसरा पॉइंट, जहां बात करें क्रमबद्ध का इसको बोलते हैं हम लोग वर्गीकरण। जहां बात करेगा स्तंभ और कॉलम का उसको बोलते हैं सारणीकरण। आगे है अब परिष्कृत आंकड़े को खाली स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो इसको हम लोग मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करते हैं। आगे है मात्रात्मक चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका बारंबारता वितरण। आगे है विविक्त चरों के जैसे बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट या खंडित चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। यह कहलाता है आपका बारंबारता सारणी। आगे है वर्गीकरण सारणीकरण का आधार है। आगे है एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत के बराबर है। आगे है दो चरों के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। यह कहलाता है आपका द्विचर बारंबारता वितरण। आगे देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। चलिए देखते हैं। सवाल है वे चित्र जिसमें आंकड़े को दंड या आयत के रूप में प्रकट करते हैं उसे कहते हैं, उसे हम लोग दंड चित्र कहते हैं। आगे है एक ओजाई वक्र की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। तो ओजाई वक्र को हम लोग संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण वक्र भी कहते हैं। अब दिमाग लगाइए कि संचयी बारंबारता हम कहाँ निकालते थे, CF को माध्य निकालने में, अर्थात संचयी बारंबारता वक्र से हम लोग माध्यक या माध्यिका भी निकालते हैं। कोई दिक्कत है। आगे है काल श्रेणी के ग्राफ को कहते हैं। तो काल श्रेणी ग्राफ को हम कार्य चित्र भी बोलते हैं। ठीक है, काल श्रेणी को बोलेंगे हम लोग टाइम सीरीज और इसमें आपको जो है टाइम फिगर भी कहते हैं। आगे है आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य है। तो क्या है यहाँ पर प्रस्तुतिकरण। आगे है दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को कहते हैं, इसे हम लोग विक्षेप चित्र कहते हैं। आगे है किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण चतुर्थांश होते हैं, इसमें आपका जो है 4 चतुर्थांश होता है। आगे आयत है। आयत आपका द्विविमा चित्र होता है। हम बताए थे आयत जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, अर्थात इसमें आपका द्विविमा होता है, दो भुजाएं होती है। आगे है आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आलेखीय रूप में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आयत चित्र के माध्यम से हम लोग बहुलक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बहुलक, लिया हुआ बहुलक। आगे है वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदलते हैं। इन सभी मदों को हम लोग
कोण में बदलते हैं। आपको पता है कि वृत्त के अक्ष पर आपका 360 डिग्री का कोण होता है। आगे है चित्रमय प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है, तो यहाँ पर सबसे सरल रूप है आपका सरल दंड चित्र, जिसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। आगे है एक परिवार के कुल मासिक व्यय को प्रस्तुत करने के संदर्भ में सबसे सटीक चित्र है, तो यहाँ पर आपका आता है व्यय चित्र, वृत्त चित्र आएगा। ठीक है, आगे है वृत्त चित्र का अन्य नाम है, तो इसको हम लोग परिपत्र चित्र भी परिपत्र आरेख भी कहते हैं। आगे है काल श्रेणी बिंदु रेखा कहते हैं, यहाँ बिंदु होगा, जिससे हम लोग बोलते हैं कालिक चित्र भी। आगे है दंड चित्र है, तो दंड चित्र आपका यहाँ पर जो है वो बहुगुण भी होगा और सरल भी होगा। यहाँ पर आपका बहुगुण और सरल दोनों होगा। हमको पता है कि जो आपका बार डायग्राम है वो सिंपल भी होता है और मल्टीपल भी होता है। सिंपल यानी सरल, मल्टीपल यानी बहुगुण, यानी दोनों इसमें सही होगा। आगे है जब दो या दो से अधिक तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो हम किस चित्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सरल दंड चित्र का प्रयोग करते हैं। आगे है ग्राफ द्वारा किसी गणना नहीं हो सकती है, तो ग्राफ के द्वारा कभी भी हम लोग माध्य की गणना नहीं कर सकते। इसकी गणना हम लोग करते हैं CF के द्वारा, और बहुलक की गणना हम करते हैं आयत चित्र के द्वारा। आगे है वाई अक्ष का दूसरा नाम है, तो वाई अक्ष को हम लोग मुजाच भी कहते हैं। आगे है माध्यिका की गणना का आधार है, तो माध्यिका की गणना हम जो है वो उजाई वक्र से करते हैं, जिसे हम लोग CF वक्र या तोरण वक्र भी कहते हैं। आगे है बहुलक को गणना का आधार है, तो बहुलक की गणना हम लोग आवृत्ति आयत चित्र से करते हैं। आगे है आयत चित्र है, तो आयत चित्र द्विविमा चित्र है। आगे है काल श्रेणी आलेख होती है, तो आवृत्ति आयत चित्र को हम काल श्रेणी आलेख कहते हैं। आगे है उजाई वक्र किसे कहते हैं, तो सच्चाई बारंबारता वक्र या तोरण वक्र को हम उजाई वक्र कहते हैं। आगे है बहुलक की गणना की जाती है, तो बहुलक की गणना हम लोग आवृत्ति आयत चित्र से करते हैं। आगे है माध्य की गणना करते हैं, तो संचयी बारंबारता वक्र से हम लोग माध्य की गणना कर सकते हैं। आगे है ग्राफ के माध्यम से किसी गणना नहीं कर सकते हैं, तो माध्य की गणना ग्राफ के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आगे है वृत्त के कुल अंश का मान होता है, तो वृत्त के कुल अंश का मान होता है 360 डिग्री। आगे है काल श्रेणी आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। आगे है आयत चित्र का विकल्प क्या है, तो आयत चित्र का विकल्प बारंबारता बहुभुज है। आगे है आयत चित्र का उपयोग किस प्रकार के लिए चर के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग सतत चर के लिए करते हैं। आगे है अंगणितीय रेखा चित्र कहते हैं, तो अंगणितीय रेखा चित्र काल श्रेणी आलेख को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो आपका सेकेंड बुक से, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। उसमें आपका पहला चैप्टर है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए कुछ सवाल देखते हैं। सवाल है ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो इस समय आपका भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम देखते हैं, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम पिछड़ी और अर्ध सामांती अर्थव्यवस्था थी। आगे देखते हैं इनमें से कौन नगद फसल है, तो कपास इसमें आपका एक नगद फसल है। आगे है किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है कि भारतीय जनसंख्या एकदम माइनस में चली गई थी। ठीक है, यानी इस समय जो है सो जितना जन्म ले रहे हैं उससे अधिक लोग मर रहे हैं। इसके पहले जनसंख्या बढ़ा था, इसके बाद भी तुम्हारा जनसंख्या बढ़ा था, इसलिए 1921 को हम जो है सो महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। आगे है बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, तो बैंकिंग को हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। आगे है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्रियाएं आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। आगे है ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली जनगणना आपका 1981 में हुई थी। आगे है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो इसमें जो है आपका जमींदारी व्यवस्था थी।
आगे है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। आगे है, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति थी, तो यह आपका बहुत ही पिछड़ी स्थिति थी। आगे है, भारत की प्रथम अधिकारी जनगणना हुई थी, तो यह आपका 1981 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी आपका? 1981 में। लेकिन बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना जो है वो आपका 1951 में हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको आगे है, परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है? तो आगत आपका था श्रम। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आगत क्या होता है। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें कुछ सामान लगाना पड़ता है और कुछ सामान हमें प्राप्त होती है। समझिए बात को, ये आपका एक मशीन है, ठीक है। हमको मशीन से निकालना है आटा, तो क्या होगा? हम इधर से गेहूं डालेंगे, हमको इधर से आटा निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम गेहूं डाल रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग आगत, यानी आ रहा है, और जो चीज़ मेरा निकल रहा है उसको बोलेंगे निर्गत, यानी निकल रहा है। अब यहाँ दिखा ध्यान, यहाँ मेरा सवाल है कि परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? अब ध्यान दीजिए, चूंकि पहले मेरा तकनीक तो था नहीं, अर्थात पहले हर चीज़ का हम लोग उत्पादन श्रम के माध्यम से करते थे, यानी पहले आपका महत्वपूर्ण आगत एक श्रम था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मेरी एक खुली हुई अर्थव्यवस्था है। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता थी, तो यहाँ पर अर्ध सामंती भी थी, गतिहीन भी थी और अर्थ विकसित भी थी, यानी इनमें से मेरा सभी सही है। आगे है, निर्माण क्षेत्र और अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग द्वितीयक सेक्टर को निर्माण क्षेत्र सेक्टर भी कहते हैं। आगे है, 1947-48 में व्यापार संतुलन था, तो यह आपका 14 करोड़ का था। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो यह आपका अर्ध सामंती और पिछड़ी अर्थव्यवस्था को जन्म दिए थे। आगे है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 17%, और औपनिवेशिक काल में यह आपका 16% से कम था। याद रखिएगा, औपनिवेशिक काल में इतना था और स्वतंत्रता के समय था आपका 17%। आगे है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को। आगे है, वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी, तो यह था आपका 72%, और औपनिवेशिक काल में आपका जो है वो था आपका 85%। क्योंकि औपनिवेशिक काल में 85% लोग जो है वो कहीं न कहीं गांव में निवास करते थे और उनका मुख्य पेशा कृषि ही था। आगे है, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था, तो इसका शोषण आपका जमींदारों के द्वारा किया जा रहा था। आगे है, भारत में रेल का प्रारंभ हुआ, तो भारत में रेल का प्रारंभ 1853 में हुआ था, जो आपका पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। आगे है, स्वेज नहर कब खोला गया? स्वेज नहर 1869 में खोला गया, और यह स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आगे है, स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो इसके पहले जो है हम लोग इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते थे। आगे है, ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया था, तो यह पहला प्रयास आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे है, ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था, तो यह कपड़ा उद्योग आपका अहमदाबाद में केंद्रित था। अब आते हैं चैप्टर 2 से, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 में। सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन अवधि है, इसकी क्रियान्वयन अवधि है 2007 से 12। हमको पता है कि भारत में कुल जो है वो 12 पंचवर्षीय योजना चली है, जिसमें पहला आपका था 1951 से 56 और आपका अंतिम है 2012 से 17। बात करें 11वीं की, तो 11वीं का क्रियान्वयन जो है वो 2007 से लेकर 2012 तक चला था। आगे है, महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया?
तो इसको जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। आगे है कृषि उत्पाद का वो हिस्सा जो किसान द्वारा बेचा जाता है उसे कहलाता है, तो उसे हम लोग विक्रय अधिशेष या विपणित अधिशेष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे है भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक आरंभ कब हुआ था? तो इसकी वास्तविक आरंभ आपका 1966 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 70% लोग भारत में कृषि पर आश्रित हैं। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितने औद्योगिक नीति घोषित हुई है? तो अभी तक कुल आपका 6 औद्योगिक नीति घोषित हुई है, और उसमें नवीन औद्योगिक नीति आपका 1991 में आई थी। आगे है भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? तो भारत में आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी जाती है। आगे है कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत हैं? तो महाजन इसका गैर संस्थागत स्रोत है। आगे है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसकी योजना 2012 से लेकर 2017 तक। आगे है कृषि साख के साधन है? तो भूस्वामी भी है, व्यावसायिक बैंक भी है और ग्रामीण बैंक भी है, यानी इनमें से सभी मेरा सही आंसर है। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन था। तो पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था, द्वितीय में उद्योग के विकास पर बल दिया गया था और तृतीय में दोनों के विकास पर। तो प्रथम में क्या हुआ? कृषि। आगे है हरित क्रांति में सम्मिलित है, जिसमें HY बीज भी है, रासायनिक उर्वरक भी है और कृषि यंत्रीकरण भी है। आगे है जैविक कृषि एक, तो जैविक कृषि एक आपका धारणीय कृषि है। आगे है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई? तो यह आपका 1948 में आई है। आगे आपका योजना आयोग की स्थापना होती है, तो याद रखिएगा आपका 1950 में। आगे है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपका सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। आगे आपका है द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई? तो 1956 में, और इस समय सभी उद्योग को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आगे है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो यह हुई थी आपका 1 अप्रैल 1951 से। आगे है द्वितीय हरित क्रांति का नारा दिया था, तो यह दिए थे APJ अब्दुल कलाम, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। चैप्टर 3 है, इसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एक समीक्षा। सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो यह आपका 1995 में होता है। आगे है वैश्वीकरण का संबंध है? तो इसका संबंध अर्थव्यवस्था के खुलेपन से है। आगे है विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है? तो इसका मानने का अर्थ होता है वैश्वीकरण। आगे है फेमा क्या है? तो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों के उदार एवं सरल कर दिया गया था। आगे है LPG नीति के सकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली, उद्योग उत्पादन में वृद्धि मिली, उभरती हुई अर्थव्यवस्था मिली, यानी इनमें से सभी मेरा सही आंसर है। आगे है विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विश्व बैंक को हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आगे है सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्से को निजी क्षेत्रों में बेचना क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है विनिवेश। आगे है WTO का पूर्ण रूप है? तो WTO को हम लोग विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। आगे है भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया? तो यह आपका 1991 में किया गया था। आगे है भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे है उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो इसमें जो है कृषि संकट भी हो गया, जो लघु उद्योग थे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और आय वितरण में काफ़ी असमानता आ गई थी। आगे है विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? तो पहले सीमा शुल्क दर में कमी कीजिए,
ठीक है। जो निर्यातक है उसको विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए और निर्यातकों को बेहतर आधारित संरचना उपलब्ध करवाना चाहिए। आगे है भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया। तो भारत में कुल 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था, जिसमें आपका एक अंतिम में हुआ था जुलाई 1991 को। आगे है नई आर्थिक नीति 1991 कहा जाता है, जिसे हम लोग एक्सटर्नल नीति भी कहते हैं। आगे है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना कहा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं उदारीकरण। आगे है अवमूल्यन का अर्थ है, इसका अर्थ होता है विदेशी मुद्रा के संबंध में अपने मुद्रा का आधिकारिक मूल्य कम कर देना। आगे है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी को शामिल किया गया था। आगे है कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है। तो आयात प्रतिस्थापन नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है। आगे है वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योग की संख्या है, तो इसमें आपका 6 है। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर है, जैसे गवर्नर अभी वर्तमान में शक्तिदास। ये थे आपके पूरा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट मैराथन क्लास। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट विषय के वीडियो के साथ। धन्यवाद।